हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान में बच्चों जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आज पिछली क्लास में हमने दुर्बल और अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। तो आइए शुरू करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में पहले आप लोग को बता दें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी सूचक है। पी क्या है बच्चों? सूचक है पुषांश का। किसका? पोटेंज का, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। क्या होता है बच्चों? शक्ति या पावर, इसका अर्थ होता है। पीएच स्केल के जो जनक थे बच्चों वह थे एसपी सोरेनसन। कौन थे बच्चों? एसपी सोरेनसन पीएच स्केल के जनक थे। एसपी सोरेनसन पीएच स्केल के जनक थे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है। बच्चों जो ऋणात्मक लॉगरिथम आप निकालते हो, जैसे ये आप लोग का पीएच स्केल हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब भी आप निकालते हो तो जो उसका लॉगरिथम आता है, इसमें ऋणात्मक का अगर साइन लगा हुआ है माइनस, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस लॉग 10, ठीक है, एच ऋणायन या धनायन यहाँ पे हो गया आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों लगा हुआ है यही इसका क्या कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ जाइए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी कि लघुगणक पीएच कहलाता है। चूंकि विलयन मेन मुक्त एच आयन नहीं होते हैं। ठीक है, जो विलयन होते हैं वो हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से मुक्त नहीं होते हैं। ये जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः पीएच का मान निम्नलिखित भी हो सकता है। पीएच का मान क्या हो सकता है बच्चों? निम्नलिखित ए भी हो सकता है आप लोग का। यहाँ पे देखिए पीएच माइनस log 10 हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस भी हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो H3O है, H3O, तो इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, आप लोग सूत्रों को समझा कीजिए और उसके नाम को समझने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसे लिख लिख के समझा कीजिए। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। इतना समझ जाइए कि जब हाइड्रोनियम आयन जो है इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, कि पीएच स्केल शून्य से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक पीएच स्केल वैसे ही आप लोग को बना देता हूँ। ये है आप लोग की पीएच स्केल बच्चों। ठीक है, ऐसे ही होती है जब मतलब कि स्कूल कॉलेज खुल जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, तो मैं आप लोग को पीएच स्केल, पीएच पेपर और फिर लिटमस पेपर, सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दूंगा और प्रैक्टिकल्स भी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे 0 से लेके 0 से लेके बच्चों 1 2 3 यहाँ 7 और यहाँ मान लीजिए कि 14, इस तरह से होते हैं। ठीक है, पीएच 0 या 0 से अधिक 7, अगर 0 से लेकर 7 तक है, 0 से लेकर कहाँ तक है बच्चों? 7 तक है, 14 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कहीं इसके 7 होगा। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है, 0 से 7 तक है, तब जो विलयन होगा आप लोग का अम्लीय होगा। क्या होगा बच्चों? विलयन अम्लीय होगा। और बिल्कुल 7 पे आपका दिखा रहा है। इसमें कलर्स होते हैं, इस तरह से कलर रहेंगे, अलग अलग तरह के कलर्स रहेंगे, पट्टियाँ कलरों की रहेगी, तो उसमें आप देख लोगे। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होगा बच्चों? जब 0 से 7 तक होगा तब वो अम्लीय होगा, और क्लियरली जब 7 होगा, क्या होगा? 7 पे होगा तो वो आप लोग का क्षारीय होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, 7 पे उदासीन हो जाएगा। ठीक है, 7 से अधिक 14 तक
ये आप लोग का क्या होगा बच्चों, 7 से अधिक 14 तक क्षारीय रहेगा। क्लियर है। पीएच 7 से जितनी कम होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। 7 से जितना कम होगा इधर अम्ल उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। पीएच 7 से जितनी अधिक होगी क्षारक उतना ही, ठीक है, क्षारक उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्रबल होगा। क्षारक उतना ही प्रबल होगा। क्लियर हुआ। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है बच्चों की दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में पीएच का महत्व क्या है उनको समझ लेते हैं। अम्लता और क्षारकता की जानकारी होने पर हम दैनिक जीवन की कई समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पहला उदर में अम्लता। ठीक है, जो हमारे उदर में पेट में अम्लता हो जाती है उसके क्या बारे में बता रहा है बच्चों। इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। जब आपके उदर में एसिडिटी हो जाती है, आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, कोई लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गई है। वो कैसे समझ जाते हैं, अनुभव कैसे करते हैं, उनके जो उदर होते हैं, उनके पेट होते हैं, उसमें जलन व दर्द होने लगता है। इस समय हमारे उदर में जठर रस, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हमारे जो उदर है उसमें जठर रस जो पाया जाता है उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अधिक मात्रा में बनता है। तो उस समय क्या होता है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा है, वो अधिक मात्रा में बन रहा है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे उदर में जलन और दर्द क्या हो जाता है, दोनों होने लगता है। इससे राहत पाने के लिए एंटासिड अर्थात दुर्बल क्षारकों जैसे MgOH3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों बच्चों हमने बताया था, जब ये क्या बन रहा है आपके पेट में, अधिक मात्रा में क्या बन रहा है आप लोग का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो इसको अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, क्षार चाहिए, बताया था। तो एक क्षारक यहाँ पे बताया जा रहा है MgOH का होल्ट, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका प्रयोग करते हैं। यह उदर मेन अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन कर देता है। जो यहाँ पे अम्ल अधिक बन रहा है उसको क्या कर देगा, यह न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आप लोग का है बच्चों, अम्ल वर्षा। वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, वर्षा का जल को शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इनका पीएच कम होने लगी है। ठीक है, जो इनकी पीएच मान होती है वो कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। यहाँ का वर्षा जल क्या करता है, ठीक है, नदी मतलब क्या बता रहे हैं बच्चों, खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित कर देता है। वर्षा जल जो होता है नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, सारी चीजें प्रभावित होने लगती है बच्चों। प्रदूषकों पर नियंत्रण रख अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा वह होती है बच्चों जो बारिश की पहली, मतलब बरसात के मौसम की पहली बारिश होती है, या फिर पहली बारिश, कोई मान लीजिए कोई भी बारिश पहली हुई, ठीक है, तो पहली बारिश के साथ होता है क्या, जितने भी हमारे वायुमंडल में प्रदूषण हैं, ठीक है, पूरा प्रदूषण जो फैला हुआ है, धूल मिट्टी कण और जितने भी यहाँ पे धुआं होते हैं फैक्ट्रियों के, सारे जो फैले हुए हैं, सब क्या होते हैं उस पहली बारिश के साथ चले जाते हैं। तो ये होता क्या है बच्चों की अम्लीय, इसी को हम वो अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि यह नदी से लेकर खेतों तक की मिट्टी को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, इससे फसल और यहाँ तक कि हमारा जीवन, जो जीव है, सब प्रभावित होते हैं। और इसको क्या करना बच्चों, अगर बचाना है तो हमें जो प्रदूषण होता है उस पे नियंत्रण करना होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट आप लोग का है बच्चों, दंत क्षय। क्या है, दंत क्षय। मुख का पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होता है। खाना खाने के पश्चात मुख में अम्लीय बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख का पीएच कम कर देते हैं। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमिल का क्षय होने लगता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन के मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत लोगों को, और करना भी चाहिए, कि भोजन करने के बाद आपको रात में
ब्रश करना चाहिए, मंजन करना चाहिए। और सुबह में जैसे ही आप क्या करते हो, सुबह में आप जगते हो तो आपको सुबह में भी ब्रश करना चाहिए। ये नहीं कि हमने बोल दिया कि रात में ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद तो आप रात में ही करो। सुबह में जैसे आप करते हो वैसे आपको ब्रश करना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, कीटों का डंक। मधुमक्खी, चींटी या चींटी मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में अम्ल स्रावित करते हैं, ठीक है बच्चों। आपने बिच्छू को देखा होगा, जब बिच्छू डंक मारता है तो वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ता है जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। और बिच्छू जैसे ही आपको डंक मारता है, देखते हो कितना जलन होता है, दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारकीय लवणों जैसे NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों, अगर आपको, ठीक है, कोई भी ऐसा मतलब जीव है जो डंक कर देता है, ठीक है, और एक विशेष प्रकार के अम्ल छोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिच्छू हो गया, ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही सारे होते हैं। अगर इन्होंने डंक मार दिया तो उनके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इनका प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है मृदा का पीएच। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है, ठीक है। जो मिट्टी में फसलें बोई जा रही हैं बच्चों, उनका चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जाता है जिससे कि अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। क्लियर है आप लोग को? चलिए, अब प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती हैं, इनको समझते हैं। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। उदाहरण के लिए नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। जो पत्ते इनके होते हैं बच्चों, उनमें डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में जो उनके बाल होते हैं बच्चों, डंक नुमा बाल जो होते हैं पत्तों में, वो अगर किसी व्यक्ति को गलती से छू जाए तो होता क्या है, उन जो डंक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे हमने मेथोजोनिक अम्ल बोला था, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक या पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है, ठीक है। डाक या फिर पौधे की पत्ती, डाक के पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है, क्योंकि इस पौधे की प्रकृति क्षारीय होती है। जब वो अम्ल छोड़ता है बच्चों, तो अम्ल के प्रभाव को कौन निरस्त करेगा, क्षार, ठीक है। तो इसलिए डाक के पौधे की पत्ती को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अधिकतर नेटल के पास ही पौधे, ठीक है, ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही होते हैं, ठीक है। नेटल जिसमें कि क्या होता है, डंकनुमा बाल होते हैं, और ये जो आपके डाक के पौधे हैं वो भी इसके पास ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल और क्षार के पौधे दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, लवणों का पीएच भी समझ लीजिए इसी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, लवणों का पीएच। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों, लवण व जल। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर, ठीक है। उदासीनीकरण, ठीक है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो जब क्या अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। इनका पीएच मान 7 होता है। जब उदासीन होते हैं तो उनका पीएच मान क्या होगा बच्चों, 7 होगा। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं तथा इनका पीएच मान 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं तथा इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इतना अगर आपने समझ लिया बच्चों, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है यहीं समाप्त किया जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि अब ये साइंस का जो कुछ ही इस चैप्टर नंबर 2 में बचा हुआ टॉपिक है, उसे हम जल्दी से कवर करेंगे और एग्जाम मतलब इनके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।